सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस ये मॉडल पेपर है जो कि 100% आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें और अपने एग्जाम को सफल बनाएं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला में है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। आपके बीच ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। पढ़ाई की भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, जब भारतीय संविधान सभा की चुनाव हो रही थी तो उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष जो है सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चयन किया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। आपके बीच ऑप्शन है 9, 10, 13 और 16। तो टोटल जो समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में वो 10 था। कितना था, 10 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। संविधान सभा का चुनाव जो है किस आधार पर हुआ था। तो समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार या समवर्गीय मताधिकार। तो यहाँ जो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का चुनाव संपन्न किया गया था। ठीक है ना, किस आधार पर, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का चुनाव जो है किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर जो है संपत्ति के अधिकार को जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आएगा। कौन, तो संपत्ति के अधिकार। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। बोल रहा है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। देखिए, आजादी के बाद भी जो है बहुत सारी पार्टियां थी। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, हिंदू सब महासभा था या कम्युनिस्ट दल था। तो यहाँ पर जो है कौन जो है संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार किया। कुल मिलाकर के जितने भी पार्टियां था सब अलग देश का मांग किया था। इनमें सबसे ज्यादा बदमाशी जो है मुस्लिम लीग ने किया था। इन्होंने जो है अलग देश का मांग के साथ जो है इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार भी कर दिया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट करने में कौन सक्षम है। लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो आपका जो हो जाएगा, किसी भी चीज का अमेंडमेंट जो होता है वो संसद के द्वारा होता नहीं। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, कोई भी नियम में सुधार किया जाता है या उसके बदले जो है एक नए कानून लाया जाता है। तो किसके जरिए, तो संसद के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में किस भाग, देखिए भाग कितने थे संविधान में ये भी याद रखना है। ठीक है, और कितने अनुच्छेद थे भी ये भी याद रखना है। आपके बीच ऑप्शन है ए या बी या सी या डी। इसमें जो है 10 और 5 15, इसमें आपका हो जा रहा है 10 और 4 14, यानी यहाँ पर 15 या 14 या फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 19। कितना था, यहाँ बोल रहा है कि 15, यहाँ बोल रहा है 14, यहाँ बोल रहा है 16 और यहाँ पर 19। तो कौन सा भाग में जो है भारतीय संविधान की, है ना, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो जो है भाग 15 के अंतर्गत जो है
भारतीय चुनाव आयोग को रखा गया है। ठीक है, कौन सा? तो भाग जो है 15 के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग को रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? देखिए यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को, है ना, यानी बोले सदन के दोनों सदनों को, तो राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों को बुलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को कितने परिष्कृत किया है ना, परिष्कृत, यानी यहाँ बोल रहा है कि GDH कोल, लॉर्ड जेम्स ब्राइस, AB डाइसी या थॉमस हेयर? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो थॉमस हेयर होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को जो है कौन लेकर आए थे? थॉमस हेयर लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? देखिए आपको एक चीज ध्यान देना है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, बोला है कि एक बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जितना बार भी जीत सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारत में चुनाव कौन करवाता है? जिला दंडाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन अधिकारी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो निर्वाचन आयोग। ये जो है निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत, जो अनुच्छेद 324 के तहत रखा गया है, और भारत में जो है चुनाव जो संपन्न करवाता है वो निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आएंगे, तो बोलता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? देखिए यहाँ पर पहले 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन इस वर्ष को जो है आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो 61वें संविधान संशोधन में या 42वें में या 62वें में या 93वें संविधान संशोधन में लाया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर जो है कहता है कि राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्य के शासन, ये राज्य में जो शासन है केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा को या उच्च न्यायालय को? तो आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए राज्यपाल जगह अगर हम लोग केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र का आदमी कौन होता है? राज्यपाल होता है, और जो राज्य में शासन करता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है ना, तो मेन आदमी मुख्यमंत्री, लेकिन इसका जो केंद्र की जब अगर बात करेगा तो राज्यपाल के द्वारा जो है शासित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं, कहता है कि भारत में मनोरंजन करने का अधिकार किसको है? भारत में, देखिए मनोरंजन आपको मैं बोल दिया, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को या चुनाव आयोग को? तो इसका सही आंसर जो होगा वो राष्ट्रपति को है। ठीक है, जो मनोनीत सदस्य का जो चुनता है वो सिर्फ राष्ट्रपति का जो है राइट्स है, इसके अलावा किसी को राइट्स नहीं है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? आपके बीच ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ए और दो दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों, या अमेरिका? तो आपके जो आंसर होंगे वो होगा स्विट्जरलैंड। कौन होगा? स्विट्जरलैंड में जो है सूची प्रणाली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा जो है धन विधेयक लाया जाता है। किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आते हैं। बोल रहा है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर किस तरह का होता है? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर जो होता है, उसे क्या किया जाता है? तो निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं। बोले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। 60 वर्ष यानी उसका अवकाश का मतलब है कि वो काम से रिटायर कर जाना। ठीक है। 60 वर्ष में, 62 वर्ष में, 65 वर्ष में या जो है 68 वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो जो है 62 वर्ष में जो है अवकाश ले लेता है। ठीक है ना, या कहिए रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? रिटायरमेंट हो जाता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। बोर्ड एक विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? पहला है 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये जो है 6 वर्ष के लिए जो है चयनित होते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चयनित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में है, बोल रहा है कि किसने कहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? डी बसु ने, एम.बी. पायली ने, आइवर जेनगिस ने और के.सी. वियर ने। तो किसने कहा है ये? तो आपका जो है के.सी. वियर ने कहा है कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 जानते हैं। बोला कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? ये क्वेश्चन तो एकदम आएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या मिजोरम में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहां से? तो पंचायती राज का जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी से? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है संघीय ढांचा? तो कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 24 या 26? तो आपका आंसर हो जाएगा 24। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 है। ठीक है। अब 25 क्वेश्चन में देखिए, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया? ये क्वेश्चन तो एकदम आएगा क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो है हु इज नॉन इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स। ठीक है। तो आपके बीच ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली या रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली। कौन हो जाएगा? मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा जाता है क्योंकि राजनीति को नई दिशा देने का काम जो है मैकियावेली ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? देखिए बहुत अच्छी बात कहा है संविधान को लेकर कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो आपके बीच ऑप्शन है महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो सही मायने में आंसर जो हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। यानी संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज जो है किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए कहता है कि भारतीय संविधान की 73वीं संशोधन का संबंध क्या था? किस संबंध में जो है 73वें संशोधन लाया गया? केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से, संसद सदस्यों के वेतन से, पंचायती राज व्यवस्था से,
तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था? पंचायती राज की व्यवस्था में कुछ कुछ अमेंडमेंट की गई थी। अब जो है 28 में देखिए बोला कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। डी में कहता है कि भारत के न्यायालय में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, अब आगे देखिए कहता है क्वेश्चन 29 में कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? वोट देना, आजीविका पाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आजीविका पाना। ठीक है, जो बोल रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आजीविका पाना। बाकी ये सारी जो है राजनीतिक स्वतंत्रता, आप वोट दे सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको, चुनाव आप लड़ सकते हैं। ठीक है, सरकार को संवैधानिक तरीके से बदला जा सकता है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं हम लोग। कहता है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव को क्या कहेंगे? व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध का अभाव है तो उसे क्या कहेंगे? समानता कहेंगे, अधिकार कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे या सामाजिक न्याय कहेंगे? तो ये स्वतंत्रता है कि आपको जो है कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके मतलब है कि आपको जो है लिबर्टी दी गई है, यानी फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, 31 में है कि भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, भारत का अधिनियम या अमेरिका का संविधान? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, भारत सरकार अधिनियम। ये जो है बोल रहा है कि भारतीय संविधान पर जो है सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है। कौन? भारत सरकार अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, कानून। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन में कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनेता के रूप में, राजनीतिक दार्शनिक यानी पॉलिटिकल फिलोसोफर के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में या खिलाड़ी के रूप में? तो आपका जो है आंसर होगा, क्योंकि आप पढ़ कौन सी रहे पॉलिटिकल साइंस, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दार्शनिक कहलाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं हम लोग। बोला कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था शांति से, शक्ति से, धर्म से, सम्मान से। तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध जो है वो है धर्म से। किससे है? धर्म से। ठीक है, प्राचीन भारत में जो है ज्यादातर कानून से ज्यादा धर्म को लोग मानते थे, इसलिए यहाँ जो होगा रिलीजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में कि फुटपाथ पर रहने वाले यानी रहने और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है? तो आपके बीच ऑप्शन है, पहला सामाजिक अधिकार, ऑप्शन बी है राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। तो सही माने में आपका जो सही आंसर होगा वो राजनीतिक अधिकार होगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन में है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? टी एच ग्रीन, जॉन लॉक, एच जे लास्की, एफ ए हायक। तो आपका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एफ ए हायक के द्वारा जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर थे, यानी इसका सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है 36 क्वेश्चन में देखिए कि कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? उपनिवेशवादी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार या फांसीवादी सरकार? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, देखिए उपनिवेशी क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश कोई विकासशील देश पर कब्जा कर लेता है, जैसे ब्रिटिश जो है हमारे इंडिया को या इंडिया पर जो है कब्जा कर रखा था, तो उसको उपनिवेशी, उस समय कोई स्वतंत्रता नहीं थी, जबरन जो है हमारे देश के जनता को ब्रिटिश को
टैक्स देना पड़ता था, तो यहाँ पे उतनी नहीं। दूसरी चीज साम्यवादी, साम्यवादी भी चीन है, जानते हैं ना, अपना कोई फैक्ट्री नहीं होगी, सारी जो है उत्पादन के साधनों पर जो है सरकार का अधिकार होगा, आम व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता है। फांसीवादी तो बिल्कुल यहाँ जो है आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेटिक, जैसे कि अभी भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोग कहीं भी घूम सकता है, मनोरंजन करने के लिए जा सकता है, कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, वोट दे सकता है। तो ये सारी चीज संभावनाएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल है। अब आइए 37 क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया है, ठीक है। 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी के कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? बोल रहा है कि राजनीतिक अधिकार का, नैतिक अधिकार का, या सूचना का अधिकार का, या मानवाधिकार का। तो ये जो है आपका सही आंसर होगा वो होगा सूचना का अधिकार का, ठीक है ना, कि आप जो है बताइए कि हमारे यहाँ जो टेलीफोन नहीं लगा इसका क्या कारण है। तो सूचना का अधिकार के तहत उसको पूछने का अधिकार है, ठीक है। 38 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं है? देखिए, राष्ट्रवादी भावना अपने देश के कानूनों का सम्मान करना, ये राष्ट्रवादी भावना है, ठीक है ना। बी में है अपने देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, ये भी जो है राष्ट्रवादी भावना है। टैक्स देना, ये भी राष्ट्रवादी भावना है। डी में यहाँ कहता है कि क्रिकेट मैच में अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत पर खुशी होना, ये जो है ये राष्ट्रवाद जो है नहीं है, राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। अभी फिलहाल जो है जब भारत जो है चैंपियन ट्रॉफी जीता तो कुछ जो है मध्य प्रदेश के इंदौर वगैरह में देखेंगे कि काफी जो है हंगामा हुआ था, ठीक है ना। जो है कुछ कम्युनिटी के लोग जो है विजय जुलूस को जो है विरोध कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है क्रिकेट मैच में अक्सर देखा जाता है। अभी जो है फिलहाल जो है चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत जीती तो मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना देखने को मिला है कि जो है दूसरे जब विजय जुलूस निकाला गया तो कुछ कम्युनिटी के लोग जो हैं पत्थरबाजी उन विजय जुलूस पर किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है राष्ट्रवादी भावना नहीं। जब अपना देश जीतता है तो खुशी की लहर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्रिकेट मैच अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत पर खुशी होता है। अब यहाँ पर जो है 39 क्वेश्चन में यह किनका कथन है कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं? आपके बीच ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, ये जो है अफ्रीका के रहने वाले हैं, आंग सान सू, सलमान रुश्दी, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंग सान सू, ठीक है, ये चीन के रहने वाले थे। तो इनका कथन है कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो है आपका कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, किताब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछने वाला है। जॉन रॉल्स, AR H टोनी, JS मिल और LT हब हाउस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। कौन? तो जॉन रॉल्स जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो है किताब जो है लिखा था, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, आप अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।